बारे में हम पढ़ रहे थे और शिक्षण विधियों के अंदर आज जो हमारा टॉपिक होने वाला थोड़ा बड़ा भी होने वाला और इसके अंदर वो सभी सूक्ष्म शिक्षण के बारे में कवर किया गया है जो इसके अंदर प्रस्तावना कौशल के रूप में यूज किए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूक्ष्म शिक्षण की। तो मैंने आपको बताया था कि 36 मिनट का आपका जो लेसन होता है माइक्रो लेसन के नाम से भी ये जाना जाता है और इसे माइक्रो लेसन भी बोला जाता है। जब आपने एसटीसी बीएड की होगी तब आपने यहाँ पे माइक्रो शिक्षण भी किया होगा। आई होप अभी आपको याद होगा। तो माइक्रो लेसन प्लान दिए होंगे 36 मिनट के, जिसमें आपको 6 मिनट के लिए शिक्षण कार्य दिया जाता है, फिर वापस से क्या किया जाता है, पुनर्निरीक्षण किया जाता है। यदि प्रतिपुष्टि की जाती है, नहीं होता है तो वापस से टाइम दिया जाता है 12 मिनट का आपको नियोजन करने के लिए, वापस से पुनः शिक्षण दिया जाता है, फिर वापस प्रतिपुष्टि होती है। तो इस तरीके से शिक्षण कार्य दिया जाता है। अब बात करते हैं सूक्ष्म शिक्षण के प्रवर्तक की। तो सूक्ष्म शिक्षण के प्रवर्तक कौन रहे थे? तो आपको याद रखना है डी एलन जो थे वो सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रोलेशन के क्या थे? प्रवर्तक थे। अब बात करते हैं, जब भारत में माइक्रोलेशन की बात की गई थी तो वो डी तिवारी के द्वारा की गई थी, जिन्हें दीनदयाल तिवारी के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक क्वेश्चन निकल के आता है क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर आपको किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले बात करें सूक्ष्म शिक्षण के प्रवर्तक की, तो डी एलन की बात करनी है। और जब आपको भारत में सूक्ष्म शिक्षण की बात करें तब आपको डी तिवारी याद रखना है, जिसे और एक नाम से दीनदयाल तिवारी के नाम से भी जानते हैं। अब आगे बात करते हैं कार्यशाला का आयोजन। जैसे कि यहाँ पे जब सूक्ष्म शिक्षण का कार्य स्टार्ट हुआ, सूक्ष्म शिक्षण के बारे में माइक्रोलेशंस वगैरह ये जब आप एसटीसी बीएड में पढ़ते हो तो सबसे पहले इसके बारे में हम ये जानते हैं कि कार्यशाला का आयोजन कब किया गया। तो यहाँ देखिए 1979 के अंदर इंदौर इंदौर विश्वविद्यालय के अंदर इसके कार्यशाला का क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। तो आपको एक चीज एक और याद रखनी है कि इंदौर विश्वविद्यालय के अंदर 1979 के अंदर कार्यशाला का आयोजन किया गया। अब बात करते हैं इसी कार्यशाला के अंदर क्या हुआ था कि जो डी एलन थे, जो माइक्रोलेशन के प्रवर्तक थे, डी एलन ने कुल 14 कौशल क्या किए थे? तैयार किए थे। टोटल कितने तैयार किए थे? 14। लेकिन बात ये आई कि एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी ने सिर्फ और सिर्फ कितने को स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया? 13 कौशल को एक्सेप्ट किया। 13 में से मैं आपको बताऊं 7 कौशल को अनिवार्य किया गया था और 7 कौशल अनिवार्य रूप से अभी चलते भी हैं। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आया कि जब डी एलन ने कौशल तैयार किए, कितने? टोटल मिला के 14, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी ने उससे 13 कौशलों को क्या किया था? स्वीकार किया था। अब देखिए 13 स्किल्स में से सिर्फ और सिर्फ 7 ऐसी स्किल्स थी, कौशल थे, जिनको क्या किया था? अनिवार्य किया था। अनिवार्य किया था। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें आता है प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर एवरी पर्सन इन लाइफ। आपको बताऊं जब आप शुरुआत कर रहे हो शिक्षण कार्य की और आपको यही नहीं पता कि मुझे किस तरीके से अपना प्रेजेंटेशन देना है, या फिर आप फर्स्ट कहते हैं ना कि पहली तैयारी के अंदर ही आप फेल हो जाओ, तो फिर आगे आप किस तरीके से मजबूत रहोगे। तो बात करते हैं प्रस्तावना कौशल की। तो प्रस्तावना कौशल आपको इस तरीके का देना होता है शिक्षण कार्य के अंदर कि आगे वाले को वह सारी समझ में आ जाए कि वो आपके साथ लंबे तक बना रहे। अब बात करते हैं पहले कौशल की, जिसमें आता है प्रस्तावना कौशल और अध्यापक के द्वारा पढ़ाए जाने वाले बिंदु। अब देखिए जो भी शिक्षक क्या करेगा? पढ़ाएगा, जो भी बिंदु पढ़ाने वाला है, और जो भी आपके छात्र वगैरह स्टूडेंट है उनको आप किस तरीके से उनका जो ध्यान है वो केंद्रित कर सकते हो, उनको किस तरीके से आप शिक्षण कार्य बता सकते हो उस प्रेजेंटेशन के अंदर कि हमारा लेसन क्या रहने वाला है और हमारे उद्देश्य क्या रहने वाले हैं। और अध्यापक के द्वारा अब देखिए उस कार्य के अंदर आप जो भी क्रिया करोगे उसे ही क्या कहा जाता है? प्रस्तावना कौशल कहा जाता है कि आप किस तरीके से प्रेजेंटेशन दे रहे हो। अब देखिए प्रस्तावना कौशल को पाठ्य स्थापना कौशल भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी निकल आ सकता है कि बताइए पाठ्य स्थापना कौशल के नाम से जाने वाले किसको जानते हैं? तो आप बोल सकते हो प्रस्तावना कौशल इज ऑल्सो नो एज द पाठ्य स्थापना कौशल। तो आई होप गाइज आपको समझ में आया कि पाठ्य स्थापना कौशल क्या हो सकता है। तो ये है प्रस्तावना कौशल, जिसमें अध्यापक क्या करता है? अध्यापक छात्रों का ध्यान केंद्रित करता है और उनको उस प्रेजेंटेशन की ओर ले जाता है, जिसमें वो बताने वाला है कि हम लंबे तक कैसे बने रह सकते हैं आधे घंटे के प्लान के अंदर, या फिर हम इस कक्षा के अंदर जो शिक्षण कार्य होने वाला है उसमें क्या क्या बिंदु रह सकते हैं। तो ये था आपका प्रस्तावना कौशल। आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइम के अंदर सावधानियां आपको क्या रखनी है। तो सावधानियां थोड़ी सी देख लीजिए। प्रस्तावना सदैव क्या होती है? पूर्व ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। मतलब ऐसी प्रस्तावना रखो जिसमें बच्चे क्या हो?
बच्चे आपके साथ अट्रैक्टिव हो, बच्चे आपके साथ रुचि लेना प्रारंभ करें, अपना ध्यान आकर्षित करें आपके साथ और बताए सर सर मुझे तो ये आता है, ये तो इसके आगे ऐसा होगा। तो ये कब होगा? जब पूर्व ज्ञान पर आपका क्या होगा? प्रेजेंटेशंस आधारित होगा, बेस होगा। प्रस्तावना क्या होता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर होना चाहिए। शिक्षण सूत्र में आपने देखा था ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो प्रस्तावना जो भी आपका क्वेश्चन होना चाहिए वो ज्ञात से अज्ञात की ओर होनी चाहिए। अब देखिए प्रस्तावना में जो 4 से 5 प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होना चाहिए। जैसे कि कुछ समस्या आए और बालक वहां पे अटक जाए, और अटक जाएगा तो बालक सोचने को मजबूर होगा और अपने पूर्व ज्ञान का भी क्या करेगा? पूर्व ज्ञान का भी उपयोग करेगा और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश भी करेगा, जिसमें शिक्षक क्या रहेगा? केंद्रित रहेगा। प्रस्तावना रोजाना अलग अलग तरीके से होनी चाहिए, है ना। और प्रस्तावना में शब्दों का कैसा प्रयोग करना है? सरल शब्दों का प्रयोग आपको करना है, जिससे कि बालक आसानी से रुचि ले सके। ये था प्रस्तावना कौशल। फिर आता है पूर्ण बलन, प्रबलन कौशल भी इसको बोलते हैं। अब देखिए पूर्ण बलन क्या होता है? तो पूर्ण बलन ये होता है कि बालक क्या करता है कि बालक जब भी आपको क्वेश्चन आंसर करेगा तो उसमें बालक को बालक के द्वारा जब कोई आंसर दिया जाता है, क्वेश्चन दिया जाता है, तो उसे शाबाशी देना, उसे प्रोत्साहित करना, उसे कहना वाह बेटा बहुत बढ़िया है। उसे जिस तरीके से आप चढ़ाओगे और बोलोगे, उसकी प्रशंसा करोगे, बालक को मनोबल बढ़ेगा। तो कहते हैं कि छात्रों के द्वारा प्रश्नों का सही व गलत उत्तर दिए जाते हैं, जिसके कारण अध्यापक जो प्रतिक्रिया की जाती है उसे ही पूर्ण बलन कौशल कहा जाता है। जब बालक को यदि आप डिमोटिवेट करोगे तो वो डिमोटिवेट हो जाएगा, आप मोटिवेट करोगे तो मोटिवेट भी हो जाएगा। तो वो पूर्ण बलन आप पे आधारित होता है कि बालक के द्वारा जो भी प्रतिक्रिया की जा रही है उसमें शिक्षक किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। तो ये था पूर्ण बलन कौशल, जिसके अंदर दो भेद होते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। मतलब बालक जो है वो मौखिक और अमौखिक तरीके से भी पूर्ण बलन कर सकता है। एक तो होता है सकारात्मक, एक होता है नकारात्मक। नकारात्मक में भी कैसा होता है? शाब्दिक और अशाब्दिक। बात करते हैं सबसे पहले सकारात्मक पूर्ण बलन की। देखिए जब छात्र के द्वारा सकारात्मक की बात करें ना, तो जब छात्र, जब आपको मैं बताऊं, तो जब क्वेश्चन का आंसर दे रहा है और शिक्षक क्या कर रहा है? उसे मनोबल बढ़ा रहा है, उसे प्रोत्साहित कर रहा है, उसको डिमोटिवेट नहीं कर रहा है, उसको शाबाशी दे रहा है, उसको थपथपा रहा है, तो उससे क्या होगा? उसका मनोबलन बढ़ेगा। लेकिन नकारात्मक तरीके से मतलब बोले तो जैसे ही उसने उससे उत्तर दिया, कुछ दिया, तो आपने चुप हो जा, और डांट रहे हो उसे, बात बात पे बोल रहे हो, तो उसका मनोबल टूट जाएगा। आगे से वो क्या करेगा? बोलने की कोशिश भी नहीं करेगा। तो जब छात्र के द्वारा क्या दिया जाता है? सही उत्तर दिए जाते हैं, तो उसे प्रोत्साहन करने के लिए क्या की जाती है? प्रतिक्रिया दी जाती है। प्रतिक्रिया कैसे कर सकते हैं? तो मौखिक भी करते हैं, अमौखिक भी कर सकते हैं। अब देखिए मौखिक कैसे कर सकते हैं, शाब्दिक देखते हैं। छात्र के द्वारा सही उत्तर दिए जाने पर मुख से बोलकर क्या करते हैं? उसको प्रोत्साहन करते हैं। और प्रतिक्रिया किया जाती है क्या? अच्छा, बहुत अच्छा, शाबाश, ये सब किया जाता है, जिससे बालक का पूर्ण बलन होता है। अशाब्दिक तरीके से कैसे? अध्यापक के द्वारा बिना बोले ही सकारात्मक पूर्ण बलन दिया जाता है, हंस के, थोड़ा स्माइल करके, बालक की ओर देख के, पीठ पटा थपथपा के। ये सभी क्या हो गया? अशाब्दिक हो गया। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है ये पूरा टॉपिक क्लियर हो रहा होगा। अब नकारात्मक पूर्ण बलन आपको मैंने बता दिया अपोजिट है, जैसे कैसे देखिए यहाँ पे। जब छात्र के द्वारा गलत उत्तर दिया जाता है तो उसे क्या किया जाता है? हतोत्साहित करने वाली प्रतिक्रिया अध्यापक के द्वारा की जाती है। नकारात्मक किस तरीके से? शाब्दिक और शाब्दिक। देखिए शाब्दिक नकारात्मक कैसे? जैसे गलत उत्तर देने पर अध्यापक के द्वारा मुख से बोलकर क्या करते हैं? प्रतिक्रिया करते हैं, नहीं गलत है, बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है, इस तरीके से नहीं बोलते। इस तरीके से यदि आप करते हो तो क्या होगा? बालक कभी नहीं पढ़ सकता, बालक का मनोबल टूट सकता है ना। और अशाब्दिक तरीके से कैसे? देखिए गलत उत्तर दिए जाने पर अध्यापक के द्वारा बिना बोले ही एक प्रतिक्रिया की जाती है। कैसे? आंखें निकालना, उसको घूर घूर के देखना, उसको डराना, मूर्ख बनाना, चाटे मारना, धूप में खड़ा करना, और मुर्गा बनाता जो हम भी बने थे, है ना गाइस। तो इस तरीके से क्या होगा? नकारात्मक पूर्ण बलन होगा, बालक आगे से प्रतिक्रिया नहीं करेगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा दोनों ही कौशल। सावधानियां क्या रखनी है? देखिए यहाँ पे नकारात्मक पूर्ण बलन का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। मतलब आपको बिल्कुल भी नकारात्मक का प्रयोग करना ही नहीं है। यदि आप ऐसा करोगे तो आप आपके शिक्षण कार्य पर बाधा आ सकती है, आपकी प्रतिक्रिया नहीं होगी, बालक आपकी क्लास में बैठना पसंद नहीं करेंगे। पुनः बलन समान भाव से दिया जाना चाहिए। कोई ऐसा नहीं कि ये होशियार है तो ऐसा कर दिया, वो छोटी है तो उसको आप बोल रहे हो तू तो कुछ नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, इस तरीके से नहीं दिया जाना चाहिए, समान रूप से दिया जाना चाहिए। पुनः बलन प्रश्न की जटिलता के अनुसार दिया जाना चाहिए, प्रश्न को देखते हुए बालक के अनुसार दिया जाना चाहिए। पुनः बलन सदैव क्या होना चाहिए? अलग अलग प्रकार से दिया जाना चाहिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं श्यामपट्ट कौशल की। श्यामपट्ट कौशल आपको पता चल गया शिक्षण कार्य। देखिए शिक्षण के दौरान अध्यापक का सच्चा मित्र जो होता है वो क्या होता है? बोर्ड होता है आपका, श्यामपट्ट होता है, जिस पे कार्य करना ये क्या कहलाता है? श्यामपट्ट कौशल कहलाता है। सावधानियां ये रहती है कि अध्यापक श्यामपट्ट में किस दिशा में खड़ा होना है, ठीक है।
तो आपको हस्त संचालन के अनुसार खड़ा होना है। आपका हस्त किस तरीके से, उस तरीके से आपको श्याम पट की ओर खड़ा रहना है। सबसे पहली बात तो ये। फिर आपको अध्यापक को श्याम पट का प्रयोग करते समय अपने हस्त संचालन की विपरीत दिशा में क्या होना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। उसके बाद श्याम पट पर जब आप लेखन कार्य करते हो तो आगे बढ़ते हुए छात्रों की ओर देखते हुए थोड़ा आपको झुककर क्या बोलना है, शब्दों का मुख से उच्चारण करते हुए श्याम पट का प्रयोग करना चाहिए, जिससे बालक भी क्या हो, केंद्रित हो। श्याम पट पर लेखन सीधी पंक्ति में किया जाना चाहिए। वो कई आप शिक्षकों ने देखा होगा लिखते लिखते ठेठ नीचे आ जाते हैं, ऊपर से शुरू होते हैं और ठेठ नीचे आ जाते हैं एक ही लाइन में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुख्य बिंदुओं को आप रंगीन चौक से लिखो, जिससे कि छात्र अट्रैक्ट हो और लिखने में आपको भी सुंदर लेखन लगे, बालक भी उसमें रुचि ले, है ना। श्याम पट को साफ करने के लिए डस्टर का प्रयोग कहाँ से करना चाहिए, उत्तर से करते हुए नीचे की ओर आना चाहिए। ऐसे आपको साफ करना है जिससे चौक ऊपर नहीं गिरे, है ना, आंखों में नहीं जाए। अच्छे चौक का क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा किस तरीके से मैंने श्याम पट कौशल बताया। बात करते हैं व्याख्या कौशल। बात करते हैं व्याख्या कौशल। पाठ प्रस्तुतिकरण के दौरान अध्यापक क्या करता है, प्रस्तुत प्रकरण की व्याख्या भी करनी चाहिए, है ना। अच्छी तरीके से आप जब आप व्याख्या करोगे तो बालक को समझ में आएगा और वो रुचि लेगा। सावधानियां ये है कि व्याख्या विषय में वस्तु से संबंधित होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बोल रहे हो और चले गए आड़ी राड़ी की तरफ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ और बता रहे हो, हिंदी पढ़ा रहे हो और सीधे हिस्ट्री में कूद रहे हो, तो बच्चा उसमें क्या हो जाएगा, भ्रमित हो जाएगा। तो आपकी जो भी व्याख्या है वो विषय वस्तु से संबंधित होनी चाहिए। व्याख्या करते समय भाषा शैली कैसी होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, स्पष्ट। स्पष्ट यदि आपकी भाषा शैली नहीं है तो आपका लेखन भी अच्छा नहीं होगा, आपका शिक्षण भी कार्य अच्छा नहीं होगा। शिक्षक की आवाज कैसी होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और सरल होनी चाहिए। गति के साथ भले हो लेकिन स्पष्ट हो और सरल हो, बालक को समझ में आए। व्याख्या में कैसा होना चाहिए, कठिन शब्दावली का प्रयोग नहीं करे जिससे कि बालक रुचि नहीं ले पाए। व्याख्या करते समय अनावश्यक गतिविधियां नहीं करनी चाहिए, मोबाइल चलाना, बोलना, बातें करना, हंसना, ये सभी यदि आप करते हो तो बालक डिस्टर्ब हो जाता है। बात करते हैं प्रश्न सहजता कौशल। एक अध्यापक के द्वारा पाठ प्रस्तुतिकरण जब करता है तो उसके दौरान क्या करता है, अनेक प्रकार के प्रश्न भी करता है। उन प्रश्नों को तैयार करना और कक्षा कक्ष में क्या करता है, प्रस्तुत करना, यही क्या होता है, प्रश्न सहजता कौशल होता है। जिसमें बालक को क्या हो, पूर्व ज्ञान के आधार पर नॉलेज होता जाए, टॉपिक का नॉलेज होता जाए। तो इस तरीके से प्रश्न सहजता कौशल भी होता है। उसके बाद बात करते हैं पुनः निर्देशन कौशल। अब बात करते हैं अध्यापक जब छात्र से क्या करता है, प्रश्न पूछता है, तो वही छात्र क्या करता है, सही उत्तर देता है लेकिन अध्यापक कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा तो क्या होगा, प्रश्न संपूर्ण कक्षा में पूछा जाए तो वह पुनर्निर्देशन कौशल कहता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आप कोई प्रश्न पूछ रहे हो और बालक जब आंसर दे रहा है तो पूरी कक्षा को आपको क्या करना चाहिए, प्रशंसित करना है, वेरी गुड, बहुत अच्छी कक्षा है, इस तरीके से। तो क्या होगा, उसमें पुनर्निर्देशन कौशल बढ़ेगा। तो इसी तरीके से आगे अब देखते हैं अधिक सूचना प्राप्ति कैसे कर सकते हैं बालकों से। तो छात्र के द्वारा सही उत्तर दिए जाने पर उस छात्रों से और जानकारियां ली जाती है, अधिक सूचना प्राप्ति कहलाती है। किस तरीके से, बालक जब प्रश्न पूछा तो उनको पता पता, अच्छा अच्छा कैसे याद हुआ आपको, कैसे पता चला, अच्छा इसके आगे हम कैसे कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आए तो कैसे कर सकते हैं। इस तरीके से छात्रों के द्वारा अधिक जानकारी प्राप्त करना। अब बात करते हैं समीक्षा दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। अब बात करते हैं छात्र स्वयं के रख सके। अब कैसे रख सके, देखिए रचना के आधार पर प्रश्नों के प्रकार, किस तरीके के प्रश्न बनते हैं। आपने देखे होंगे कि कई प्रकार के हमारे पाठ्य पुस्तक के अंदर प्रश्न भी आते हैं जिसमें वस्तुनिष्ठ आते हैं, जिसमें सही गलत प्रश्न आते हैं, जिसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोला जाता है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में क्या होते हैं, मिलान करना वगैरह यही होता है, आपने देखा होगा। फिर आपने देखा होगा अति लघुरात्मक प्रश्न भी आते हैं जिसमें 10 से 12 शब्द होते हैं। फिर लघुरात्मक आते हैं, लघुरात्मक क्या होते हैं, लघुरात्मक 40 से 50 शब्द होते हैं। फिर आते हैं निमित्तात्मक जो 200 से 300 शब्द के होते हैं। इस तरीके से क्या होता है, अपना रचना के आधार पर प्रश्न बनाए जाते हैं। तो प्रश्नों का निर्माण इस तरीके से करना है कि बालक आराम से सॉल्व कर सके। फिर आता है प्रदर्शन कौशल। प्रदर्शन कौशल के अंदर अध्यापक के द्वारा क्या किया जाता है, चित्र, चार्ट, मॉडल, ग्लोब, ग्लोब वगैरह क्या किया जाता है, ग्लोब आदि का क्या किया जाता है, प्रदर्शन करना ही ये क्या कहलाता है, प्रदर्शन कौशल कहलाता है। इसमें कुछ सावधानियां आपको रखनी है। सावधानियां ये रखनी है कि उचित स्थान पर आपको प्रदर्शित करना है जिससे कि बालक को स्पष्ट दिखे, वो हमेशा आगे पढ़ सके। विषय वस्तु से कैसा होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए, ये खास ध्यान रखना है। अनावश्यक वस्तुओं का बिल्कुल भी प्रयोग न करना चाहिए। तो ये था ये टॉपिक। उम्मीद है दोस्तों आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग गाइस, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।